नमस्कार। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास नया विधान का चौथा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। शैलेश एक कमज़ोर प्रकृति का इंसान है। पहली पत्नी उषा से शादी होने के ठीक बाद वह विलायत चला गया। उसके पीछे उसके पिताजी और ससुर जी के बीच में कुछ वाद विवाद की वजह से उषा को उसके मायके वापस छोड़ दिया गया। दूसरी शादी से एक बच्चा सोमेन है, जिसे छोड़कर उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई है। अब तीसरी शादी की मर्जी बनाई है, परंतु लोक लज्जा के डर से पहली पत्नी उषा को वापस बुलाना पड़ा। उषा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और सोमेन को भी बहुत प्यार करने लगी। शैलेश भी अब बहुत खुश है, लेकिन शैलेश की बहन विभा उषा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह जिस तरह से सोमेन को रखती है वह भी उसे पसंद नहीं। विभा उषा के विरुद्ध शैलेश के कान भरती है और कहती है कि सोमेन की परवरिश पर वह ध्यान दे। उसका अपना कोई बच्चा नहीं, इसीलिए शैलेश उसे यह प्रस्ताव देता है कि वो ही सोमेन को ले जाकर उसकी परवरिश करे और उसे आदमी बनाए। ये सारी बातें उषा सुन लेती है। शैलेश और विभा के बीच सोमेन को लेकर हुई बातचीत से उषा बहुत आहत होती है, परंतु वह शैलेश से किसी भी प्रकार से बहस या क्रोध नहीं करती। शांत भाव से शैलेश को वह बताती है कि अब वह यहाँ नहीं रहना चाहती, वह अपने भाई के घर चले जाना चाहती है। शैलेश आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह उषा को रोक सके। यह बात वो अपनी बहन के घर पर बतलाता है। बहन विभा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहनोई क्षेत्रमोहन इसका विरोध करते हैं और इस बात पर शैलेश और क्षेत्रमोहन में कुछ अनबन भी हो जाती है। क्षेत्रमोहन शैलेश के घर पर आकर उषा को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उषा ने अपना मन बना लिया है। अब जानते हैं आगे की कहानी। शैलेश ने तो पत्नी से बातचीत बंद कर दी, किंतु उषा ने नहीं की। उसके व्यवहार में तनिक भी परिवर्तन न हुआ। घर गृहस्थी का समस्त कामकाज ठीक पूर्ववत वह किए जा रही है। मुंह खोलकर शैलेश कुछ पूछ नहीं सकता और सर्वाधिक कठिनाई हो रही थी उसे यह बात समझने में कि जो प्राणी इस घर को सदा सर्वदा के लिए छोड़कर जा रहा है, उसके प्रति उसकी इतनी ममता माया कैसे बनी है। आज प्रातः ही उसके कानों में यह बात पड़ी है कि दीवार में मैले हाथ पोंछने के कारण उषा नए नौकर को डांट फटकार रही है। यद्यपि अभ्यासवश कामकाज में भूल चूक उसकी होती नहीं थी, तथापि प्रत्येक स्थल पर उसकी सतर्क दृष्टि में तिल मात्र भी शैथिल्य शैलेश को देखने में नहीं आया। उषा को ठीक तरह जानने का अवसर उसे नहीं मिला, थोड़ा ही जान पाया है, लेकिन उन थोड़े से में ही यह भली भांति समझ गया है कि उसके जाने का इरादा अब टूट न सकेगा। इसके अतिरिक्त मानव चरित्र की जो कुछ जानकारी इस आयु तक उसने एकत्रित की थी, उसके साथ एक बड़ा भारी अंतर, मानो एक आंख से हंसना और दूसरी आंख से आंसू बहाना, शैलेश के मन को जैसे एक गोल घूमने वाले झूले पर निरंतर घुमा घुमा कर मार रहा है। एकाएक क्षेत्रमोहन ने आकर सीधे चौके के द्वार पर खड़े होकर पूछा, भाभी जी, प्रसाद पाने में और कितना विलंब है? उषा ने आंचल को मस्तक पर थोड़ा सा खिसकाकर हंसकर कहा, यह तो आप अपने साले साहब से पूछ कर आइए, नहीं तो मेरे यहाँ तो सब तैयार हो गया है। क्षेत्रमोहन बोला, ठगाई में आने वाली आप नहीं हैं भाभी जी, लेकिन ठगा गया मैं स्वयं। भोजन का ठाठ देखकर पेट भरा होने पर भी लोभ जता रहा हूँ भाभी जी, लेकिन तबीयत बिगड़ जाने का भय है। लेकिन निमंत्रण रद्द कर देने से काम न चलेगा और किसी दिन आकर खा जाऊंगा। उषा मौन रही। क्षेत्रमोहन ने पूछा, आपका लड़का कहाँ है? उषा ने उत्तर दिया, आज उसे न जाने क्या हुआ कि कहने लगा पाठशाला नहीं जाऊंगा। किसी भांति कुछ खिला पिलाकर अभी अभी उसे भेजा है। क्षेत्रमोहन ने कहा, आपको वह बहुत प्यार करता है। फिर तनिक सा हंसकर कहा, अच्छी बात है। आपकी उस मायके जाने वाली बात का क्या रहा फिर? सत्य तो यह है भाभी जी कि क्रोध में आप जैसी नारी के मुंह से भी इस तरह की अनियंत्रित बात निकल जाए तो फिर इस दुनिया में भरोसा करने लायक और क्या रहेगा।
उषा ने इस आरोप का कोई उत्तर न दिया, सिर झुकाए मौन बैठी रही। क्षेत्रमोहन वहां से पुनः शैलेश के अध्ययन कक्ष में पहुंचे। शैलेश नहाने धोने से निपटकर दर्पण के समक्ष खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। उसने सिर घुमाकर देखा। क्षेत्रमोहन ने पूछा, आज कॉलेज बंद है क्या? नहीं, केवल 2 घंटे खाली हैं। क्षेत्रमोहन ने सांस खींचकर कहा। हो बड़े मजे में, लेकिन भाभी जी को मायके भेजने का आयोजन क्या किया? शैलेश ने बोला, आयोजन जो करना है सो तो उनके जाने के उपरांत करूंगा। सुना है कल उनके भैया आकर लिवा ले जाएंगे। क्षेत्रमोहन ने कहा, तुम पूरे बुद्धू हो, ऐसी औरत से तुम्हारी पट्टी नहीं बैठ सकेगी भाई। इससे तो अच्छा है कि अदला बदली कर लो, तुम भी मजे में रहोगे और मैं भी। शैलेश ने विरक्त भाव से कहा, अब बूढ़े हो गए हो क्षेत्र, इस प्रकार का भद्दा उपहास करना छोड़ दो ना। क्षेत्रमोहन बोला, छोड़ के अपनी इच्छा से नहीं पाता हूं भाई, तुम लोगों के वर्ताव से नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर कहा कि भाई के घर चली जाऊंगी, तो तुमने भी उत्तर दे दिया कि जाती है तो जाए। अभी भवानीपुर मेरे हाथ से नहीं गया है। यह सब कैसा वर्ताव है? दोनों भाई बहन एक ही सांचे के ढले हो। हटाओ जी, मैं सब खत्म करके आ रहा हूँ। जाना वाना उनका अब कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन तुम अब खोंचा मारकर चोट न करना। और सहसा घड़ी की तरफ देखकर चौंक कर बोले, ओह मैं चलूं, बहुत समय हो गया है, कल प्रातः ही आऊँगा भाई। इस तरह जाने को तैयार होकर मंद आवाज करके बोले, कुछ दिन थोड़ा सा बना बना कर चलो न शैलेश, अध्यापक के घर की बेटी है, अनाचार सहन नहीं कर सकती। वह सब खाना 2-3 दिन मत खाओ। इसके अतिरिक्त यह सब उचित भी तो नहीं है, खर्चे की ओर से ही विचार करके देखो। अच्छा चलूं भाई। यह कहकर जवाब की चाह न करते हुए वे तीव्र पगों से घर के बाहर हो गए। शैलेश कई क्षण तक ठिठका खड़ा रहा। क्षेत्रमोहन कब आए, क्या कहकर क्या करके अकस्मात सब मामला उलट पुलट कर गए, वह सोच ही न सका। नौकर ने आकर कहा, खाना परोस दिया गया है। उत्तरी बरामदे में नियमानुकूल आसन बिछाकर जगह बनाई गई है। प्रतिदिन की तरह 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 की खाने की वस्तुएं परोसकर उषा पास ही बैठी है। शैलेश नतमस्तक किए हुए भोजन करने बैठ गया। बार बार उसका मन करने लगा कि क्षेत्रमोहन की कही गई बात की समस्त जांच करके समायोजित करके 2 मीठी बातें कही जाए, लेकिन किसी भी प्रकार वह यह बात नहीं पूछ सका। यहाँ तक कि सोमेन के बहाने से भी कोई आलोचना नहीं कर सका। अंत में खाना खत्म हो जाने पर वह चुपचाप उठकर चला गया। अगले दिन प्रातः ही अविनाश आ पहुंचा। शैलेश उस वक्त हाथ मुंह धोकर अध्ययन कक्ष में चाय पीने जा रहा था। सहसा घर में एक अनजान आदमी को देखकर उसके कलेजे में धक से हो गया। पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक उषा का छोटा भाई था। उसने अपना परिचय देकर कहा, दादा स्वयं नहीं आ सके, दीदी को लिवाने के लिए मुझे भेजा है। ठीक है, ले जाओ। यह कहकर शैलेश अपने कमरे में प्रविष्ट हो गया। वहां नाश्ते की मेज पर सब वस्तुएं सजी रखी हैं, लेकिन केवल एक प्याला चाय लेकर वह आराम कुर्सी पर जा बैठा। शेष सब सामान ज्यों का त्यों पड़ा रहा। किसी वस्तु को छूने की उसकी इच्छा नहीं हुई। पहले से ही तय था कि उषा के मायके से कोई आकर उसे ले जाएगा, इसलिए अविनाश को देखकर शैलेश के चौंकने की कोई वजह न थी। और वह आया है इसलिए दूसरे को जाना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अंत तक कदाचित न भी जाना हो, किंतु इस विषय में कोई एक निश्चित बात न जानने तक शैलेश का समस्त तन मन कैसा होने लगा, इसकी समता देना मुश्किल है। आज प्रातः ही क्षेत्रमोहन के आने की बात थी। कदाचित वे भूल गए अथवा कदाचित किसी आवश्यक काम में फंस गए हों। सहसा ही यह आशंका उसके मन पर सब आशंकाओं से हावी होने लगी। वे आ जाएं तो जो कुछ भी हो एक मीमांसा हो जाए, इसी की उसे बड़ी भारी आवश्यकता है। अधर्म की उत्तेजना से डर लगने लगा कि कहीं वह अपने को और न रोक सके। पीछे स्वयं ही दौड़ा जाकर उषा से न पूछ बैठे कि कल क्षेत्रमोहन के साथ उसकी क्या क्या बातें हुई। शैलेश को जैसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था, और इस तरह
जब घड़ी की ओर देखते देखते वक्त किसी भांति नहीं कट रहा था, तब द्वार का भारी पर्दा हटाकर जिस आदमी ने अकस्मात प्रवेश किया वह चिर प्रतीक्षित क्षेत्रमोहन नहीं, अविनाश था। शैलेश ने सिर उठाकर उस ओर देखा और तुरंत एक पुस्तक उठा ली। उसके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। अविनाश बैठ ही रहा था कि नाश्ते की वस्तुओं पर दृष्टि पड़ते ही उस किनारे की एक कुर्सी को और भी कुछ दूर खिसकाकर बैठ गया। घर के स्वामी उसकी अभ्यर्थना करेंगे यह उम्मीद तो कदाचित उसे न थी, लेकिन जब उसने उसके घर आने का कारण तक न पूछा, तब अविनाश ने स्वतः ही बातचीत शुरू की। वह बोला, इसी 2:30 बजे की गाड़ी से दीदी जाना चाहती हैं। शैलेश ने सिर उठाकर कहा, जाना चाहती हैं? क्यों? मेरी ओर से क्या उन्हें बाधा की आशंका हो रही है? अविनाश अभी अबोध है। तुरंत इस बात का कोई उत्तर उसे नहीं सूझ पड़ा, लेकिन केवल इतना ही कहा, जी नहीं। द्वार के उस तरफ चूड़ियों की झनक सुनकर शैलेश का पारा और भी चढ़ गया। उसने कहा, मेरी तरफ से उनको जाने की बिल्कुल रोक टोक नहीं है। अविनाश मौन रह गया। शैलेश ने पूछा, तुम्हारे दादा के आने की बात थी, वे क्यों ना आए? अविनाश ने दबे शब्दों में मंद मंद कहा, मुझे भी भेजने की उनकी वैसी कुछ मर्जी न थी। क्या? अविनाश फिर मौन रह गया। शैलेश ने कहा, तुम बालक हो, तुमसे यह सब बातें नहीं कही जा सकती, कहने से लाभ भी नहीं है। तो भी यदि तुम्हारे दादा कभी जानना चाहे तो उनसे कह देना कि इस मामले में उषा का कुछ कसूर नहीं है। कसूर या भूल यदि किसी की है तो वह मेरी है। मेरा उसे बुला भेजना ही ठीक नहीं हुआ। शैलेश ने कुछ रुककर फिर कहा, मन में आता था कि पिता अन्याय कर गए हैं। बहुत दिनों के बाद हालात के मुताबिक जब वक्त आया तो सोचा कि अन्याय का अब बदला चुकाया जाए। तुम्हारी दीदी तो आ गई, लेकिन एक दोस्त ने 100 दोष होकर दर्शन दिए। इस बात का और क्या जवाब है? अविनाश चुप हो रहा। ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ से दरवाजे से क्षेत्रमोहन ने प्रवेश किया। शैलेश ने देख लिया, किंतु वह रुक नहीं सका। कठोर बात का यह स्वभाव है कि वह अपने ही भार से आप कठोर हो लेती है। उषा आड़ में खड़ी थी। बेचूक निशाना बांधकर वह उत्तेजना से उसे ही निरंतर बेधने लगा। मैंने तुम्हारी दीदी से एक दिन ब्याह किया था, यह सत्य है, लेकिन उन्हें सहधर्मिणी कदापि नहीं कहा जा सकता। हम लोगों की शिक्षा, दीक्षा, समाज, धर्म कुछ भी एक नहीं। बलपूर्वक उन्हें यहाँ रख कर अगर मैं अपने इस घर को स्मृति शास्त्र की पाठशाला बना दूं, तो मेरी इकलौती छोटी बहन दुख शोभ से पराई हो जाएगी और मेरा इकलौता बेटा कुशिक्षा और कुसंस्कार से परिपूर्ण हो उठेगा। या तो किसी सूरत में न होने दूंगा। तो भी इसके लिए उसका आभारी हूँ कि जो बात मैं मुंह खोलकर नहीं कह पा रहा था, उसे कहने का कठिन कार्य उसने खुद ही पूरा कर दिया। क्षेत्रमोहन हैरानी से अवाक होकर देखते रहे। शैलेश लजीला, संकोची और कमजोर स्वभाव का व्यक्ति है। कोई भयंकर बात कहना सर्वथा उसके स्वभाव के विपरीत है। लेकिन पागल की न्याय आज वह क्या कर रहा है? उषा का कनिष्ठ भ्राता आज उसे लेने आया है, यह खबर क्षेत्रमोहन को पहले ही मिल गई थी। यह अपरिचित व्यक्ति वही है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं था। उसी के समक्ष यह सब क्या हो रहा है? क्षेत्रमोहन व्यग्र अनुनय से दोनों हाथ जोड़कर कह उठा, देखिए, अपनी दीदी से यह सब भूल कर भी मत कहिएगा। उस अपरिचित लड़के ने द्वार की ओर अंगुली उठाकर सिर हिलाकर कहा, मुझे कुछ भी न कहना पड़ेगा। दीदी बाहर खड़ी अपने कानों से ही सब सुन रही हैं। बाहर खड़ी हैं? वहाँ? प्रत्युत्तर में अविनाश के पहले ही शैलेश ने सब स्पष्ट करके कहा, हाँ, मुझे ज्ञात है क्षेत्रमोहन, वे उधर खड़ी हैं। जवाब सुनकर क्षेत्रमोहन ठिठक कर बैठे रह गए। उस दिन 2-3 घंटे के बाद बहन को संग लेकर जिस वक्त अविनाश स्टेशन की ओर रवाना हुआ, उस वक्त सोमेन था अपनी बुआ जी के घर पर। उसके पिता थे कॉलेज के कमरे में और क्षेत्रमोहन थे हाई कोर्ट की बार लाइब्रेरी में। दूसरे दिन सुबह चाय की मेज पर बैठकर विभा ने पति से कटाक्ष करके पूछा, दादा क्या कर रहे हैं, देखा? क्षेत्रमोहन ने कहा, देखा तो, हाथ में एक पुस्तक है,
लेकिन प्रतीत होता है वस्तुतः कर रहे हैं पश्चाताप। यह काम तुम कब करोगे? कौन सा, पुस्तक या पश्चाताप? विभा ने कहा, पुस्तक अब तुम्हारे हाथों में अच्छी न लगेगी, मैं तो दूसरी बात के लिए पूछती हूँ। क्षेत्रमोहन ने चोट खाकर कहा, भाई को बुलाकर मैके चली जाओगी तब कदाचित पश्चाताप कर सकूं। विभा का मन आज खुश था, वह अप्रसन्न न हुई। बोली, यह काम मैं कदाचित न कर पाऊंगी, क्योंकि हिंदुत्व का जप तप और छुआछात की विद्या बचपन से ही मुझे सीखने की सहूलियत जो नहीं मिली। पत्नी की बातों से आजकल प्रायः ही क्षेत्रमोहन असहिष्णु हो जाते थे, लेकिन आज क्रोध को दबाकर सहज स्वर में बोले, तुम्हारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो तुम्हें यह सब सीखने का अवसर न मिला। यदि मिला होता तो तुम्हारे दादा के सदृश में इतनी बड़ी विडंबना न होती। यह कहकर वे कमरे से बाहर हो गए। भवानीपुर की उस पढ़ी लिखी लड़की को ठिकाने लगाने की कोशिश पुनः शुरू हो गई। विभा ने चाहे पति की अंदरूनी नाराजगी के भय से प्रकट रूप से कोई साथ न दिया, फिर भी छिपे छिपे अपनी सहानुभूति तो दिखाती ही रही। लड़की वालों की ओर से अनुरोध होने पर एक दिन क्षेत्रमोहन ने सीधा सरल प्रश्न किया, तब शैलेश ने अस्वीकार करके सहज रीति से कहा, जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा तो बीत चुका है भाई, अब शेष थोड़े दिनों के लिए नई मुसीबत अपने ऊपर लेने की हिम्मत नहीं होती। सोमेन तो है ही, तुम लोग आशीष दो कि वह जीवित रहे, इस मुसीबत की अब कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की निष्कपट बात समझी जा सकती है। क्षेत्रमोहन ने आज मन ही मन पीड़ा महसूस की। तदंतर वे प्रायः ही कचहरी से लौटते समय इधर आने लगे। घर में गृहिणी नहीं, बाल बच्चे नहीं, 3-4 नौकर चाकर मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। देखते देखते समस्त गृहस्थी की ऐसी वृशंक विच्छिन्न अवस्था हो गई कि देखकर दुख अनुभव किए बिना नहीं रहा जाता। करीब 1 महीने के बाद क्षेत्रमोहन ने पुनः वह बात उठाई और कहा, मेरे मन का भाव तो तुम जानते ही हो शैलेश, अगर घर में एक जन न हुआ तो जीना दुभर है, विशेषकर बुढ़ापे में। उमा भी हाजिर थी। उसने कहा, बुढ़ापा आने में अभी बहुत विलंब है और उससे बहुत पहले ही भाभी जी आकर उपस्थित हो जाएंगी। मान गुमान करके व्यक्ति और कब तक मायके में रह सकता है। इतना कहकर उसने एक बार भाई के मुख की तरफ देखा और एक बार शैलेश के मुख की तरफ ताका, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ भी उत्तर न दिया। विशेषकर शैलेश की आकृति पर मानो मेघ छा गए। लेकिन उमा को निरंतर निहारते देखकर थोड़ी देर बाद सिर हिलाकर कहा, नहीं, वे अब ना आएंगी। उमा ने अविश्वास करके जोर देकर कहा, सचमुच ही वे ना आएंगी? संभव है इसी मास के अंदर आ पहुंचे। क्यों दादा, आ सकती है ना? लौट कर आना कितना मुश्किल है यह दादा जानते थे। जाने से पूर्व शैलेश के मुख से निकली प्रत्येक बात उषा के कलेजे में घर कर गई थी। क्षेत्रमोहन सोच ही नहीं सकते थे कि किसी दिन वह इन सब बातों को भूल सकेगी। शैलेश के पिता ने बहू के साथ असीम अन्याय किया था। फिर लौट आने पर विभा ने भी ईर्ष्या के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से उसका अपमान किया है, और फिर अपमान की सीमा कर दी है खुद शैलेश ने उसके जाने के दिन। इतना सब होने पर भी हिंदू नारी की शिक्षा और संस्कार, विशेषकर उषा के मधुर चरित्र के साथ मिलान करके उसके पितृगृह छोड़कर चले जाने को क्षेत्रमोहन किसी भांति अनुमोदन नहीं कर सकते थे। इस बात को स्मरण करके जब भी उन्हें कष्ट होता तो वे अपने आप को यह कहकर ढांढस देते कि उषा ने अपने प्रति किए गए अनादर और तिरस्कार को तो सह लिया, लेकिन जब पति ने उसके धर्माचरण पर आघात किया तो उस आघात को उसने नहीं सहा। प्रतीत होता है इसीलिए बहुत दिनों के बाद जब एक दिन पति के घर से पुकार हुई, तब तनिक भी दुविधा, तनिक भी अभिमान उसने नहीं किया। चुपचाप बिना सोच विचार किए लौट आई। हिंदू नारी के इस धर्माचरण नाम की वस्तु के साथ यद्यपि संस्कृत और आलोक प्राप्त क्षेत्रमोहन का खास परिचय न था, तथापि आज अपने घर के साथ मिलान करके उषा के विश्वास की दृढ़ता और अपने आप को वंचित रखने की शक्ति देखकर उन्हें समस्त समाज मानो अति शूद्र और अति तुच्छ दिखाई दिया। वे मन ही मन कहते, सचमुच का ऐसा तेज तो हम लोगों के यहाँ किसी भी स्त्री में नहीं है।
उन्हें आशंका होती कि जैसे सचमुच ही धर्म जैसी वस्तु हम लोगों के मध्य से हमेशा हमेशा के लिए निर्वासित हो गई है। जो विश्वास अपने को पीड़ित करने में पीछे नहीं हटता, श्रद्धा की गंभीरता जिसके दुख और त्याग में अपनी परख कर देती है, वह विश्वास विभा में कहाँ है? और भी न जाने कितनी भद्र महिलाओं को वे जानते हैं, लेकिन वहाँ कहाँ है उसका मिलान? इसी की अनुभूति क्षेत्रमोहन के समस्त हृदय को एक ओर से संकोच और दूसरी ओर से भक्ति से ओत प्रोत किए देती है। कारण, इन कुछ दिनों में ही उषा अपने पति को किस प्रकार प्यार करने लगी थी, यह बात उनसे छिपी नहीं है। और दूसरे ही क्षण जब स्मरण आता है कि सब कुछ बहा देकर इतनी बड़ी घटना हो गई, केवल एक मुसलमान खानसामा को लेकर जिस आचार का वह पालन नहीं कर सकती, उसी के पुनः प्रचलन ने उसे घर छोड़ने को बाधित कर दिया। दूसरे चाहे जो करें, लेकिन भाभी को याद करके उसकी संकीर्ण तुच्छता से क्षेत्रमोहन का हृदय विस्मय और क्षोभ से भर उठता। उमा प्रश्न करके उनके मुंह की ओर निहार रही थी। कोई उत्तर न पाकर आश्चर्य करके बोली, हाँ दादा, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? उमा ने कहा, खूब। मैंने कहा था कि भाभी जी कदाचित इसी महीने में लौट आ सकती हैं। तुम्हें भी लगता है ना दादा? बहन की बात को टालकर क्षेत्रमोहन ने कहा, मान लो वे नहीं आएंगी, उनका इतना जीवन यहाँ के बिना ही तो कटा है, शेष भी बिना आए कट सकता है। लेकिन इसीलिए क्या कोई और उपाय नहीं है? मैं वही बात सोच रहा हूँ। उमा भली भांति समझ नहीं पाई, वह निरुत्तर देखती रह गई। उमा की हैरानी भरे मुख की ओर देखकर शैलेश ने कहा, उनका लौट आना मैं उचित नहीं समझता उमा। वे मेरी विवाहिता स्त्री हैं, लेकिन उन्हें मैं सधर्मिणी नहीं कह सकता। उषा के विरुद्ध इस अशोभन संकेत से क्षेत्रमोहन मन ही मन अत्यंत विरक्त हो उठे। उन्होंने कहा, जब हम लोगों का धर्म ही नहीं तो फिर सहधर्मिणी क्या? इन सब ऊंचे दर्जे की आलोचना की आवश्यकता नहीं है। भाई, मैं तो किसी तरह गृहस्थी चलाने की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूँ। शैलेश ने अत्यंत विस्मय से कहा, हम लोगों का धर्म नहीं है? क्षेत्रमोहन बोला, कहाँ पर है, दिखलाओ। व्यवसाय करते हैं और खाते पीते रहते हैं, बस। हम लोगों का सहधर्मिणी के बगैर भी काम चल सकता है। उस युग के व्यक्तियों के लिए यह श्राद्ध, शांति, पूजा पाठ, व्रत, नियम, जो वे धर्म को लेकर ही मस्त रहते थे, उन्हें आवश्यकता थी सहधर्मिणी की। हम लोगों के लिए भला इतने लंबे विवरण की क्या आवश्यकता है? शैलेश ने ठेस खाकर कहा, सहधर्मिणी इसीलिए? श्राद्ध, शांति, पूजा पाठ? बात पूरी भी न होने पाई थी कि क्षेत्रमोहन बीच में ही बोल उठे, हाँ भाई, यही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम भी हिंदू, मैं भी हिंदू, विदाउट ऑफेंस। लेकिन ना तो हम कभी पूजा ही करते हैं, ना कभी मंदिर ही जाते हैं। कृष्ण और विष्णु को लेकर विवाद करने की बुरी आदत भी हम लोगों में नहीं है, और स्त्रियां तो और भी हानि रहित हैं। हम लोग सहज मनुष्य हैं, भले व्यक्ति। क्या करना है हमें इतनी बड़ी 5-7 अक्षरों की सहधर्मिणी को लेकर? छोटी सी स्त्री से ही हमारा काम मजे से चल जाता है। तुम भैया कृपा करके स्वीकृति दे दो। भवानीपुर वाले मेरे बहुत पीछे पड़े रहते हैं। तुम्हारी बहन की भी बड़ी भारी मर्जी है, बात मान लो शैलेश। शैलेश का चेहरा स्याह पड़ गया। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यह देखकर उमा घबरा उठी। क्षेत्रमोहन भयभीत होकर बार बार कहने लगे, नहीं भाई, कदापि नहीं। मजाक यदि कुछ किया भी हो तो तुम्हारी बजाय अपना ही ज्यादा किया है। शैलेश ने बात नहीं काटी, ठिठक कर खड़ा रहा। क्षेत्रमोहन ने बात को और ज्यादा तूल नहीं दिया और शैलेश के क्रोध और उत्तेजना को शांत होने के लिए 5-7 दिन का वक्त देकर और यह स्थिर करके कि फिर एक दिन आकर भवानीपुर वाले की बात उठाएंगे, उमा को संग लेकर अपने घर लौट गए। लेकिन 1 सप्ताह व्यतीत होने के पूर्व ही एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें सहसा कलकत्ता छोड़कर छपरा कोर्ट में जाना पड़ा। जाने के पूर्व लड़की वालों की ओर से और लड़के की ओर से विभा को आशा दे गए कि मामला जैसा सोचते थे असल में वैसा नहीं है। अपितु कहना चाहिए कि मछली चारे की तरफ झुक रही है। अगर कांटे में फंस जाए तो कोई हैरानी नहीं।
कई दिवस उपरांत पत्नी के साथ आज उनकी सद्भाव से बातचीत हुई। उमा के मुंह से विभा ने उक्त घटना सुनी थी। बोली, मैं सोचती थी कि तुम उषा भाभी के परम हितैषी हो। तुम दादा के ब्याह के लिए प्रयत्न करोगे, महीना भर पहले मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। क्षेत्रमोहन बोला, महीना भर पहले क्या मैं सोच सकता था? लेकिन अब तो केवल सोचता ही नहीं, सर्वथा उचित भी समझता हूँ। उषा भाभी का परम हितैषी मैं अब भी हूँ और सदैव उनके लिए शुभकामना करूँगा। लेकिन जो होने वाला नहीं है और जिसके होने से लाभ भी नहीं है, उसे लेकर सिर फोड़कर मरने से क्या लाभ? विभा ने बहुत बड़े विज्ञ जैसी दबी हंसी से पति को बेध कर कहा, तुम पुरुष हो, इसी कारण भाभी को समझने में तुम्हें समय लगा, लेकिन मैंने तो देखते ही उन्हें पहचान लिया था। उन्हें लेकर हम सब नहीं चल सकते। क्षेत्रमोहन ने कहा, सो तो आंखों से ही देख लिया विभा, उन्हें हटकर जाना पड़ा यहाँ से, और उनके विषय में समझने में हम दोनों में जो पृथकता हुई उसमें भी कोई शक नहीं। कुछ अन्य प्रकार का होता तो क्या होता, अब उसकी चर्चा फिजूल है। तो भी तुम्हारी बात को मैं मानता हूं कि मुझसे कुछ भूल हुई है। विभा ने कहा, छोड़ो, यही पर्याप्त है। जब तप और हिंदूपन की तारीफ से तुम जिस प्रकार पागल हो उठे थे, उसे देखकर तो मैं डर ही गई थी। हम लोग भी मुसलमान ईसाई नहीं हैं, लेकिन हमारे अतिरिक्त सब छोटे हैं, सब नीच हैं, किसी के हाथ का चूहा नहीं खाते, जाति चली जाएगी, यह अहंकार किस लिए? केवल सनातनी पंथ को छोड़कर शेष सब मार्ग नरक में ले जाने वाले हैं। यह धारणा उनके मायके में चल सकती है, यहाँ पर नहीं। इसीलिए तो पति के यहाँ उनका स्थान न हो सका। बात सत्य भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं। इस प्रकार सत्य मिथ्या मिश्रित बात से क्षेत्रमोहन मौन पत्नी का मुख देखते रह गए, कोई जवाब न दे सके। इसी बीच उमा ने कमरे में आकर आश्चर्य में डूबकर पूछा, क्या हुआ दादा? विभा अपनी बात के क्रम में कहती गई, क्या भाभी का केवल अपनी जाति बचाकर चले जाना ही सबसे बढ़कर हो गया? मान लो तुम्हारी शिकायत ही सच है, मेरे कारण ही दादा ने उनका अपमान किया, तो क्या ठीक वैसा ही अपमान उनके कारण तुमने मेरा नहीं किया? इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर मैके चली जाती, क्या तुम यही कहते हो? क्षेत्रमोहन बोला, नहीं, मैं यह नहीं कहता। विभा ने कहा, नहीं कह सकोगे यह मैं जानती हूँ। फिर उमा की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे दादा सहसा एक वस्तु का बाह्य रूप देखकर ही मुग्ध हो गए थे। हिंदूपन की शिक्षा हम लोगों ने नहीं पाई, लेकिन माता पिता से जो कुछ पाया वह उससे बहुत भला और बहुत सत्य है। फिर तनिक सा हंसकर बोली, तुम्हारे दादा की बड़ी भारी इच्छा थी कि तुम उषा भाभी के पास बैठकर बहुत कुछ सीख लोगी। बैठकर सुनने को तो अभी समय नहीं है भाई, लेकिन उनसे क्या क्या सीखाई और क्या क्या शेष रह गया, न हो तो थोड़े में अपने दादा को बता दो। यह कहकर वह हंसी को रोकती हुई कमरे के बाहर हो गई। क्षेत्रमोहन मौन बैठे रहे। छोटी बहन के सामने उन्हें पत्नी का इस प्रकार कोसना बहुत चुभा, फिर भी कुछ उत्तर न दे पाए। हिंदूपन की अनेक बातों से ही वे भ्रष्ट हैं, लेकिन कल्पना में उन्हें स्त्रियों की आचार निष्ठा और प्राचीन काल की जीवन माया की धारा बहुत आकर्षित करती है। इसीलिए आंखों के समक्ष सहसा उषा को पाकर वे मुग्ध हो गए थे, पर उसी के आचरण से आज सबके आगे उनकी हेठी हो गई। इसी नारी को लेकर उन्होंने एक दिन शिक्षा और संस्कार की बात अपने प्राचीन लोगों की स्त्रियों के निकट गर्व से बार बार कही थी। आज उसी स्थल पर उन्हें बड़ी कड़ी चोट लगी है, पर अपने लिए उषा खुद ही जिम्मेदार है। उसकी गलती के लिए और कोई दोषी नहीं, हो भी नहीं सकता। यह बात वह बल देकर कहना चाहते थे, फिर भी मुंह खोल न सकते थे। इसलिए पत्नी के चले जाने पर उन्होंने उमा के समक्ष जवाबदेही की तरह संदेह भरे स्वर में कहा, कट्टरपन का हर चीज बुरा है, यह मैं अस्वीकार नहीं करता उमा। हिंदूपन के इस दोष को दूर करना चाहिए, लेकिन हम लोग और भी गए गुजरे हैं। यह बात स्वीकार न करने से तो और भी भारी बेइंसाफी होगी। भाई भौजाई के वाद विवाद में उमा सदैव मौन ही रहती थी। विभा सामने न थी, फिर भी वह बिना उत्तर दिए चुपचाप बैठी रही। उसी रात को छपरा जाने के पहले क्षेत्रमोहन ने विभा को बुलाकर कहा, प्रतीत होता है मुझे लौटने में 4-5 दिन से अधिक लगेंगे। इस बीच यदि भवानीपुर के व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हो जाए तो कहना कि हम शैलेश को राजी कर लेंगे। विभा ने पूछा, तो अब उषा भाभी नहीं लौटेंगी?
क्षेत्रमोहन ने कहा। नहीं, जो जो सोचता हूँ प्रतीत होता है कि शैलेश की बजाय उन्हीं का कसूर अधिक है। तुम ठीक ही कहती हो। जो शिक्षा व्यक्ति को इतना अधिक संकुचित और स्वार्थी बना देती है, उसका मूल्य किसी युग में चाहे जो भी रहा हो, अब नहीं है। कम से कम हम लोगों के बीच उसको पुनः प्रचलित करने की आवश्यकता नहीं है। यही ठीक है। भाभी जी में आचार विचार की विडंबना थी, तत्व कुछ भी नहीं था। यदि होता तो वे इस प्रकार घर का सहारा न त्यागती। अच्छा, मैं चला। यह कहकर वे कमरे के बाहर हो गए और कार में जा बैठे। मुफस्सिल का मुकदमा निपटाकर उन्हें कलकत्ता लौटने में 5 दिन के बजाय 10 दिन लग गए। चौखट पर पैर रखते सबसे पहले मुलाकात हुई उमा से। उसी ने समाचार दिया कि 2 दिन पहले ही 6 महीने की छुट्टी लेकर शैलेश बाबू पुनः इलाहाबाद चले गए और सोमेन को स्कूल से उठाकर अपने साथ ले गए हैं। इस प्रकार अकस्मात? उमा ने कहा। क्या पता, सोमेन को लेने आए तब बोले शरीर ठीक नहीं है। विभा के आने पर क्षेत्रमोहन ने उसे लज्जित करके कहा, शरीर तो ठीक ना होगा, लेकिन उसे ठीक करने का तरीका तो यह नहीं है। आगे और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उमा खड़ी है देखकर मौन रह गए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।